अकबर बीरबल की कहानी गांव का सबसे बड़ा झूठ। पहला भाग, समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे विचारमग्न थे। बीरबल ने आकर सलाम किया और मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर आज इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। कोई कहता है उसने आकाश छू लिया, कोई कहता है उसने समुद्र पी लिया, पर सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। बीरबल मुस्कुराए, बादशाह सलामत, यदि अनुमति हो तो मैं इस विषय में कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा झूठ खोज कर लाओ जो सचमुच सबसे बड़ा हो और वह किसी आम आदमी ने कहा हो। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा ली और कहा, हुजूर, 7 दिनों में मैं दरबार में गांव का सबसे बड़ा झूठ लेकर उपस्थित होऊंगा। दूसरा भाग, बीरबल की यात्रा। बीरबल अगले ही दिन राजधानी से बाहर एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे सोचते रहे कि लोग सबसे बड़ा झूठ किस तरह बोलते हैं और क्या कारण होता है। गांव में पहुंचते ही बीरबल ने एक चबूतरे पर बैठकर घोषणा की, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ सुनाएगा उसे दरबार में बुलाया जाएगा और इनाम मिलेगा। यह सुनते ही गांव के लोग उत्साहित हो गए। लोग एक एक कर बीरबल के पास आने लगे और अपने झूठ सुनाने लगे। तीसरा भाग, झूठों की बरसात। पहला व्यक्ति, किसान रामलाल। हजूर, मैंने एक बार ऐसा खेत जोता कि उसमें गेहूं के दाने इतने बड़े हुए जितने आम होते हैं। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा है, पर अभी मुझे इससे बड़ा झूठ चाहिए। दूसरा व्यक्ति, मछुआरा कालू। मैंने एक बार इतनी बड़ी मछली पकड़ी कि उसने मुझे ही खींचकर नदी में डाल दिया और फिर वापस तट पर फेंक दिया। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई, पर बीरबल शांत रहे। तीसरा व्यक्ति, बूढ़ा हरिया। मैंने एक बार उड़ते हुए हाथी को देखा है जिसकी पीठ पर बकरी बैठी थी। बीरबल ने कहा, यह मजेदार है, पर अभी वह झूठ नहीं मिला जो सबसे बड़ा हो। चौथा भाग, एक रहस्यमयी बूढ़ा। दिन ढलने लगा था। बीरबल थक चुके थे और उन्हें अब तक कोई ऐसा झूठ नहीं मिला था जो उन्हें संतुष्ट कर सके। तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी के सहारे आया और बोला, बेटा, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? बीरबल ने उसे बैठाया और बोले, कृपया बताइए। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं उस जमाने की बात बताऊं जब पृथ्वी पर कोई नहीं था, केवल मैं और एक शेर थे। मैं जंगल में अकेला घूम रहा था। तभी वह शेर मुझ पर झपटा। मैंने उसकी दुम पकड़ ली और ऐसे घुमाया जैसे चरखा, और वह उड़कर 7 आसमान पार चला गया। फिर मैंने बांस का झूला बनाकर आकाश में टांग दिया और वहीं बैठकर मैंने चांद का रस पिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर हंसी का तूफान आया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम पूछा। वह बोला, मेरा नाम है हरबोलवा, मैं गांव का सबसे बूढ़ा और सबसे झूठा आदमी हूँ। बीरबल ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि यही है वह व्यक्ति और यह है गांव का सबसे बड़ा झूठ। पांचवा भाग, दरबार में प्रस्तुति। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने पहले गांव की घटनाएं सुनाई और फिर उस बूढ़े का झूठ सुनाया। अकबर पहले मुस्कराए, फिर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच अद्भुत झूठ है, पर इसमें तुमने क्या समझदारी दिखाई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां सभी लोग ध्यान खींचने के लिए झूठ बोलते हैं, वहां यह बूढ़ा केवल मनोरंजन के लिए झूठ बोलता है। उसका झूठ इतना असंभव और कल्पनात्मक था कि कोई भी उसे सच मानने का प्रयास नहीं कर सकता। यही एक बड़ा झूठ है
जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, बस हास्य और कल्पना है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और आदेश दिया कि बूढ़े हरबोलवा को दरबार में बुलवाया जाए और सम्मानित किया जाए। छठा भाग, हरबोलवा का आगमन। कुछ ही दिनों में हरबोलवा को राजधानी बुलाया गया। वह डोलते हुए आया, साथ में बीरबल। दरबारियों ने उसे अजीब नजरों से देखा। अकबर ने उसका स्वागत किया और पूछा, तुम इतनी बड़ी उम्र में ऐसे झूठ कैसे गढ़ लेते हो? हरबोलवा मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, सच में लोग झूठ बोलते हैं लालच, डर या स्वार्थ के लिए। मैं झूठ बोलता हूँ मुस्कान के लिए। मेरी कहानियां झूठ हो सकती हैं, पर उनका उद्देश्य कभी किसी को धोखा देना नहीं होता। जब लोगों की हंसी सुनता हूँ, तभी लगता है कि जीवन सार्थक है। यह सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हरबोलवा को दरबारी हास्य कवि की उपाधि दे दी और उसकी देखभाल के लिए विशेष प्रबंध किए। सातवां भाग, बीरबल की दूरदर्शिता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम चाहते तो किसी और भी झूठ को चुन सकते थे, फिर इस बूढ़े को क्यों चुना? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, झूठ दो प्रकार के होते हैं, एक जो धोखा देता है और एक जो हंसी देता है। पहले प्रकार का झूठ समाज को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दूसरा प्रकार, जैसे हरबोलवा का, समाज को आनंद देता है। मैंने जानबूझकर वह झूठ चुना जो सत्य के करीब नहीं, लेकिन दिल के करीब था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने केवल झूठ नहीं चुना, बल्कि उसकी आत्मा को पहचाना है। उपसंहार। उस दिन के अकबर अकबर ने एक आदेश जारी किया, झूठ वही है जो दूसरों का विश्वास तोड़े या हानि पहुंचाए, और हास्य वही सच्चा है जो मन को हल्का करे और किसी को ठेस न पहुंचाए। बीरबल की बुद्धिमानी और हरबोलवा की कहानियां अब दरबार में मनोरंजन का एक नया साधन बन गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी झूठ भी नेकनियती से कहा जाए तो वह समाज को जोड़ता है, हंसी देता है और जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, ईमान की कीमत। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और बुद्धिमत्ता का संगम होती हैं। बीरबल की चतुराई, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने न केवल बादशाह अकबर को कई बार प्रभावित किया, बल्कि पूरे राज्य में उन्हें आदर और सम्मान दिलाया। प्रस्तुत कहानी ईमान की कीमत भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जो सच्चाई और न्याय की गहराई को उजागर करती है। पहला भाग, दरबार में चर्चा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी अकबर ने प्रश्न किया, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इंसान के लिए सबसे कीमती वस्तु क्या है? किसी ने कहा धन, कोई बोला ज्ञान और किसी ने कहा सत्ता। पर बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सबसे कीमती चीज है ईमान। जिसे एक बार खो दिया जाए तो वापस पाना कठिन हो जाता है। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और बोले, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म दीजिए, मैं 7 दिन में आपके सामने ईमान की कीमत साबित कर दूंगा। दूसरा भाग, बीरबल की योजना। बीरबल अगले दिन नगर के एक बड़े बाजार में साधारण वेशभूषा में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ा पत्थर रखा, उस पर एक कटोरा रखा और उसमें एक सोने की अशर्फी डाल दी। साथ ही एक तख्ती भी रख दी जिस पर लिखा था, यह ईमान की परीक्षा है। यदि आप ईमानदार हैं तो इस कटोरे को न छुएं। इसे 7 दिन यहीं रखा जाएगा। बीरबल ने दूर से निगरानी रखने की व्यवस्था कर दी।
तीसरा भाग, जनता की प्रतिक्रिया। पहला दिन। लोगों ने तख्ती पढ़ी, कुछ हंसे, कुछ चौंके, पर किसी ने अशर्फी नहीं उठाई। दूसरा दिन। बात पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग उस कटोरे को देखकर दुआ करते, तो कुछ लोग तस्वीरें खींचते, मगर अभी तक किसी ने उसे छुआ नहीं। तीसरा और चौथा दिन। एक निर्धन बढ़ी आया। उसने कटोरे को देखा, अशर्फी की चमक देखी और कुछ देर रुका, लेकिन फिर सिर झुकाकर चला गया। पांचवां दिन। एक बूढ़ा भिखारी उस कटोरे के पास आया। बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उठाकर भागा नहीं। उसकी आंखों में भूख थी, पर हाथ कांपते हुए पीछे हटा दिए। छठा दिन। एक अमीर व्यापारी वहां रुका। उसने कहा, यह कोई चाल हो सकती है, और आगे बढ़ गया। सातवां दिन। जब बीरबल खुद वहां पहुंचे तो देखा कि कटोरा और अशर्फी अब भी वैसे ही रखे हैं। चौथा भाग, दरबार में रिपोर्ट। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, 7 दिन तक वह कटोरा और अशर्फी वहीं रही, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, क्या हमारे नगर में इतनी ईमानदारी है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, नहीं। सच्चाई यह है कि लोग डरते थे। उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, बल्कि यह सोचा कि यह कोई चाल है, और पकड़े जाने का डर उन्हें रोक रहा था। अकबर बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि वह ईमान नहीं था? बीरबल मुस्कुराए, ईमान तब होता है जब कोई देख नहीं रहा हो और फिर भी इंसान गलत कार्य न करे। डर से बचना ईमानदारी नहीं, मजबूरी है। इसलिए मैंने आगे एक और प्रयोग किया है। पांचवा भाग, दूसरा प्रयोग, ईमान की असली परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन एक और योजना बनाई। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में 10 निर्धन लोगों को बुलाया। फिर उन्हें एक एक थैला दिया जिसमें 100 अशर्फियां थीं। उन्हें निर्देश दिया गया, इन पैसों में से 90 बादशाह को लौटानी हैं और 10 तुम्हारे मेहनत की मजदूरी है। बीरबल ने यह कार्य इस उद्देश्य से किया था कि वे देखें कौन कितना ईमानदारी से पैसे लौटाता है। छठा भाग, परिणाम। पहला व्यक्ति। उसने 90 अशर्फियां लौटा दीं। बीरबल ने पूछा, क्या गिना था? उसने सिर झुकाया, नहीं। बीरबल बोले, फिर यह ईमानदारी नहीं, डर है। दूसरा और तीसरा व्यक्ति। दोनों ने पूरी थैली लौटा दी। बीरबल ने पूछा, तुमने मजदूरी क्यों नहीं रखी? उन्होंने कहा, हमें डर था कहीं कोई चाल न हो। चौथा और पांचवा व्यक्ति। उन्होंने 10 से अधिक अशर्फियां रख लीं और बाकी लौटा दीं। बीरबल ने जब गिनती की तो बेईमानी सामने आई। छठा व्यक्ति, रामू। रामू एक निर्धन किसान था। उसने थैली खोलकर अशर्फियां गिनी, 10 अलग रखीं और 90 लौटा दीं। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन था कि यह जाल नहीं है? रामू बोला, मैंने सोचा, यदि यह जाल है तो मेरी ईमानदारी मुझे बचा लेगी, और अगर यह इनाम है तो मैं अपनी मजदूरी क्यों न लूं? बीरबल मुस्कराए। यही तो वे खोज रहे थे, सच्ची ईमानदारी। सातवां भाग, रामू का सम्मान। बीरबल रामू को दरबार में लाए। अकबर ने उससे कुछ प्रश्न किए। अकबर, तुम इतने निर्धन हो, फिर भी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। रामू, जहांपनाह, गरीबी कोई शर्म नहीं, लेकिन ईमान खो देना सबसे बड़ी शर्म है। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने रामू को 1000 अशर्फियां इनाम में दीं और उसकी पुत्री के विवाह के लिए विशेष प्रबंध किए। आठवां भाग, बीरबल की व्याख्या। बादशाह ने पूछा, बीरबल, अब तुम बताओ कि ईमान की कीमत क्या है? बीरबल बोले,
ईमान वह मूल्य है जो न तो दरबार से मिलता है न धन से खरीदा जाता है। ईमान उस दीपक की तरह है जो मनुष्य के भीतर जलता है और उसे अंधकार से बचाता है। आज रामू ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी केवल शब्द नहीं, चरित्र है। अकबर ने पूरी प्रजा के सामने घोषणा की, आज से रामू को राज्य ईमान का प्रतीक माना जाएगा और उसके नाम पर एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। 9वां भाग, अंतिम संदेश। कुछ दिनों बाद अकबर बीरबल के साथ टहलते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबके अंदर ईमान है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, पर ईमान पैदा किया जा सकता है शिक्षा, संस्कार और उदाहरण से, और यह तभी संभव है जब राजा खुद ईमानदार हो। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, अगर मेरी प्रजा का हर व्यक्ति रामू जैसा हो जाए तो हम एक स्वर्ग बना सकते हैं। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ईमान वही होता है जो बिना डर, बिना दबाव के दिखाया जाए। गरीबी ईमानदारी में बाधा नहीं बन सकती। समाज को बदलने के लिए राजा और प्रजा दोनों को ईमानदार होना होगा। बीरबल ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि ईमान की कोई तय कीमत नहीं होती, वह व्यक्ति के चरित्र और आत्मा में होती है। अकबर बीरबल की कहानी, अनमोल निर्णय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल चतुराई की मिसाल नहीं होती, बल्कि इनमें जीवन की गहरी सीख छिपी होती है। एक राजा और उसके प्रिय मंत्री के बीच का संवाद, उनकी आपसी समझदारी और समस्याओं को हल करने की विधि आम जन को भी प्रभावित करती है। इस कहानी में एक जटिल न्यायिक स्थिति सामने आती है, जहां बीरबल अपनी दूरदृष्टि और विवेक से एक ऐसा निर्णय देते हैं जो अनमोल कहलाता है। पहला भाग, दरबार में अजीब मामला। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। राज्य के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। तभी दो व्यक्ति, जिनमें से एक वृद्ध धनी व्यापारी था और दूसरा साधारण कपड़े पहना हुआ नौजवान, दरबार में आए। वृद्ध व्यापारी ने अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, यह युवक मेरा बेटा नहीं है, फिर भी यह दावा कर रहा है कि मैं इसका पिता हूं और मेरे संपूर्ण धन पर इसका अधिकार है। अकबर ने हैरानी से युवक की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम इस व्यक्ति को अपना पिता कहते हो? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, मेरी माता का देहांत हो गया है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि यह व्यक्ति ही मेरे पिता हैं। मैं बस न्याय चाहता हूं। अकबर ने कहा, यह मामला अजीब है, इस पर विचार करना होगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस मामले की सच्चाई जान सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल इस समस्या का हल प्रस्तुत करूंगा। दूसरा भाग, बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे उन्हें पास ही एक विश्रामगृह में ले गए, जहां दोनों को अलग अलग कक्ष में रखा गया। रात में बीरबल ने कुछ खास लोगों को भेजा जो दोनों के पुराने संबंधों की जानकारी इकट्ठा करें। पता चला कि युवक एक निर्धन परिवार में पला बढ़ा, परंतु पढ़ा लिखा और ईमानदार है। वहीं व्यापारी निसंतान है, पर उसने कुछ वर्षों पूर्व अपने घर में एक स्त्री को शरण दी थी, जो बीमार अवस्था में वहां रही और फिर चल बसी। यह वही स्त्री थी जिसे युवक अपनी मां बता रहा था। बीरबल को अब संदेह नहीं रहा कि युवक सही है, परंतु बीरबल जानते थे कि केवल तथ्यों से अकबर को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे सत्य स्वयं प्रकट हो जाए। तीसरा भाग, परीक्षा की योजना। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह,
इस मामले को हल करने के लिए मैं एक विशेष न्यायिक परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। दरबार में भीड़ जमा थी। सभी उत्सुक थे यह जानने के लिए कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने दोनों को बुलाया और दरबार के बीचों बीच एक सुंदर कटोरी रखी जिसमें शहद और चंदन मिश्रित था। साथ ही रखी थी एक छोटी सी अंगूठी जिस पर अकबर का राजचिन्ह अंकित था। बीरबल बोले, यह सत्य की कटोरी है। इसमें से केवल वही व्यक्ति अंगूठी निकाल सकता है जो सच्चा और निर्दोष हो। अगर झूठा निकला तो उसे दरबार से दंड मिलेगा। लोगों को लगा कि यह कोई चमत्कारी वस्तु है, पर बीरबल ने केवल एक प्रयोग सोचा था। पहले युवक को बुलाया गया। उसने शांत मन से हाथ डालकर अंगूठी निकाल ली। फिर व्यापारी की बारी आई। वह थोड़ा घबराया, फिर हाथ बढ़ाया, पर वह कांप रहा था। अंगूठी उसके हाथ में फिसल गई और कटोरी उलट गई, जिससे शहद चिपक गया और कुछ छींटे कपड़ों पर लग गए। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सत्य का भार केवल सच्चा व्यक्ति ही उठा सकता है। इस व्यापारी का भय, उसकी घबराहट और असावधानी इस बात का प्रमाण है कि वह झूठ बोल रहा है। चौथा भाग, व्यापारी का असली इरादा उजागर। बीरबल ने युवक की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हारे पास अपनी माता की कोई स्मृति है? युवक ने जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली जिसमें एक स्त्री और बच्चा साथ खड़े थे। बीरबल ने वह तस्वीर व्यापारी को दिखाई। व्यापारी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तस्वीर को देखकर धीरे से सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, सच बताओ, क्या तुमने इस स्त्री को अपने घर में शरण दी थी? व्यापारी ने भारी मन से कहा, हाँ, यह सच है। वह स्त्री कई वर्षों पूर्व मेरे घर आई थी। उसने कहा था कि वह अकेली है और बीमार है। मैंने उसे अपने घर में रखा, लेकिन कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उसका बेटा मेरा भी कुछ लगता है। बीरबल बोले, तब तुमने उसके अंतिम समय में उसके बेटे का ध्यान रखने का वचन क्यों नहीं निभाया? व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भयभीत था कि यदि मैंने इस युवक को अपनाया तो मेरे रिश्तेदार मेरे धन पर सवाल खड़े करेंगे। मैंने कायरता दिखाई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, अब निर्णय आपको लेना है। पांचवा भाग, बादशाह का न्याय। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने युवक की ओर देखा और बोले, तुमने अपने अधिकार के लिए लड़ाई की, पर कभी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। यह तुम्हारी विनम्रता का प्रमाण है। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, तुमने सत्य को छुपाया, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लिया। यह तुम्हारा प्रायश्चित है। बादशाह ने घोषणा की, इस युवक को अब से व्यापारी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। यदि व्यापारी चाहे तो वह उसे पुत्र रूप में गोद ले सकता है। संपत्ति पर दोनों का अधिकार रहेगा। व्यापारी ने युवक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब तुम्हारा सच्चा पिता बनने को तैयार हूं। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर व्यापारी के चरण छुए। छठा भाग, बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से असंभव को संभव बना दिया है। उन्होंने हमें यह दिखाया है कि सच्चाई के लिए केवल सबूत नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और विवेक भी आवश्यक है। उन्होंने बीरबल को 500 स्वर्ण मुद्राएं और राजन्यायमूर्ति की उपाधि से सम्मानित किया। सातवां भाग, शिक्षाप्रद संदेश। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम चाहते तो सीधे सबूत पेश करके फैसला कर सकते थे, फिर यह सत्य की कटोरी जैसी परीक्षा क्यों ली? बीरबल मुस्कुराए।
जहां पनाह, जब किसी पर आरोप लगता है तो वह झूठ बोल सकता है, लेकिन जब उसे किसी असामान्य स्थिति में डाला जाए तो उसका स्वाभाविक व्यवहार सामने आता है। व्यापारी के डर और युवक की सहजता ने हमें सत्य से परिचित कराया। यही अनमोल निर्णय था जो न केवल न्याय दिलाता है बल्कि संबंध भी जोड़ता है। उपसंहार। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। सच को कोई छुपा नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए। न्याय केवल कानून से नहीं होता, वह विवेक और करुणा से भी जुड़ा होता है। बीरबल जैसे मंत्री किसी भी राज्य के लिए अनमोल निधि होते हैं, जो केवल आज्ञाकारी नहीं बल्कि समस्याओं को सुलझाने वाले होते हैं। अनमोल निर्णय एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि सच्चाई, विवेक और सहानुभूति से ही न्याय पूर्ण होता है। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि का सेतु। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन में व्यवहार, न्याय और बुद्धिमत्ता की बारीकियां भी सिखाती हैं। बीरबल अपनी सूझबूझ, सहजता और तीव्र विवेक से ऐसी समस्याओं का समाधान करते थे जो असंभव जान पड़ती थीं। प्रस्तुत कथा बुद्धि का सेतु एक ऐसे ही निर्णय पर आधारित है जहां अकबर को एक अप्रत्याशित परीक्षा का सामना करना पड़ता है और बीरबल की चतुराई फिर से एक मिसाल बनती है। पहला भाग, राज्य में विवाद। एक दिन दरबार में दो गांवों के मुखिया बड़ी चिंता के साथ आए। दोनों गांवों के बीच एक नदी बहती थी जिसके बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पुल था। वर्षों से दोनों गांव उसी पुल का प्रयोग कर रहे थे। मुखिया ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस पुल की मरम्मत की जरूरत है, पर दोनों गांव यह तय नहीं कर पा रहे कि खर्च कौन उठाएगा। दोनों का दावा है कि पुल उनके क्षेत्र में आता है, लेकिन मरम्मत की जिम्मेदारी दूसरा गांव निभाए। अकबर ने कहा, तो इस पुल पर दोनों का अधिकार है, पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। दूसरा मुखिया बोला, हुजूर, हम तो कह रहे हैं कि यह पुल उनके क्षेत्र में है, हमें क्यों मरम्मत करनी चाहिए। पहला मुखिया भी बोला, नहीं, यह तो हमारे गांव की सीमा में है ही नहीं। दरबार में हंसी का माहौल बन गया, पर समस्या गंभीर थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस झगड़े का कोई हल तुम सुझा सकते हो क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इस मामले को सुलझाकर बताऊंगा कि यह पुल किसका है और कौन इसकी मरम्मत करेगा। दूसरा भाग, बीरबल की रणनीति। बीरबल उसी दिन दोनों गांवों की ओर रवाना हो गए। उन्होंने पुल का निरीक्षण किया और पाया कि उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने दोनों गांवों के प्रमुख नागरिकों को बुलाकर कहा, बादशाह ने निर्णय लिया है कि कल सुबह इस पुल के ठीक बीचों बीच एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें दोनों गांवों की बराबर की भागीदारी होगी और विजेता गांव को विशेष सम्मान और उपहार मिलेगा। यह सुनते ही दोनों गांवों के लोग उत्साहित हो गए। उन्होंने बीरबल से प्रतियोगिता के नियम पूछे। बीरबल ने उत्तर दिया, कल सुबह सूर्य उदय के साथ ही दोनों गांवों के 20-20 लोग इस पुल पर एक साथ चलेंगे। जो दल पुल पार कर दूसरे किनारे तक पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। गांव वाले खुशी से मान गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि बीरबल की इस योजना में कोई चाल हो सकती है। तीसरा भाग, प्रतियोगिता का दिन। अगली सुबह बड़ी संख्या में लोग पुल के पास इकट्ठा हुए। बीरबल और कुछ दरबारी भी वहां पहुंचे। दोनों गांवों के चुने हुए दल तैयार थे। बीरबल ने एक लाल रुमाल हवा में लहराया और प्रतियोगिता शुरू हो गई। जैसे ही दोनों दल पुल पर चढ़े, वह चरमराने लगा। बीरबल ने जोर से चिल्लाकर सभी को रोकने को कहा।
उन्होंने देखा कि पुल का एक हिस्सा टूट गया और कुछ लकड़ियां बिखर गईं। लोग डर गए। बीरबल ने सबको वापस बुलाया और कहा, अब यह प्रतियोगिता रद्द की जाती है। पुल की हालत इतनी खराब है कि यह किसी भी क्षण टूट सकता है। तभी बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अब बादशाह के आदेश के अनुसार इस पुल को तुरंत गिरा दिया जाएगा, क्योंकि यह जानलेवा हो चुका है। नया पुल केवल उसी गांव के क्षेत्र में बनाया जाएगा जिसकी भूमि इस स्थान पर आती है। यह सुनते ही दोनों गांवों में खलबली मच गई। पहला मुखिया बोला, नहीं नहीं, यह पुल तो हमारी सीमा में है। दूसरे मुखिया ने तुरंत कहा, झूठ, यह तो हमारे गांव का हिस्सा है। हमारे बुजुर्गों ने इसे बनवाया था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हुजूर, अब निर्णय स्पष्ट है। जब इस पुल को गिराने की बात आई तो दोनों ने इसे अपना कह दिया, पर जब मरम्मत की बात थी तब कोई इसे अपनाना नहीं चाहता था। चौथा भाग, अकबर का न्याय। बीरबल और दरबारी राजधानी लौटे। अगले दिन दरबार में दोनों गांवों के मुखिया भी बुलाए गए। अकबर ने पूरी घटना सुनी। बीरबल ने विस्तार से बताया कि कैसे दोनों पक्ष तब तक पुल से पल्ला झाड़ते रहे जब तक कोई लाभ न हो, लेकिन जैसे ही नुकसान का डर सामने आया दोनों ने उसे अपनी संपत्ति मान लिया। अकबर हंस पड़े और बोले, तब तो यह सिद्ध हो गया कि दोनों गांव इस पुल को अपना मानते हैं, इसलिए इसका अधिकार दोनों को समान रूप से है। उन्होंने आदेश दिया, दोनों गांव आधा आधा खर्च उठाए और मिलकर पुल की मरम्मत कराएं। यदि कोई पक्ष मना करेगा तो राज्य उस गांव को दंड स्वरूप व्यापारिक करों में छूट नहीं देगा। दोनों मुखिया सिर झुकाकर सहमत हो गए और गांव लौटकर एक साथ पुल की मरम्मत में जुट गए। पांचवा भाग, बीरबल की दूरदर्शिता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बड़ी होशियारी से एक जटिल विवाद को बहुत सरल ढंग से हल किया, लेकिन बताओ, यदि कोई गांव फिर भी ना मानता तो तुम क्या करते? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब तक मनुष्य के अंदर लाभ हानि का भाव रहेगा तब तक विवेक को उद्देश्य बनाना होगा। मैंने लोगों की भावनाओं और लालच को देखा और उन्हें उसी में उलझाकर सच्चाई सामने लाई। यह सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि मानव स्वभाव की समझ भी थी। अकबर ने बीरबल को बुद्धि का सेतु कहकर पुकारा और उन्हें सोने की माला भेंट की। उपसंहार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक कोई वस्तु उपयोगी रहती है लोग उसे दूसरों की जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन जब उसके अस्तित्व पर संकट आता है तब लोग उसे अपना कहने लगते हैं। समस्याओं का समाधान केवल तर्क से नहीं बल्कि व्यावहारिकता और मानव व्यवहार को समझकर ही किया जा सकता है। बीरबल जैसे लोग समाज को केवल निर्णय नहीं देते बल्कि उन्हें आपसी सहयोग और जिम्मेदारी की सीख भी देते हैं। बुद्धि का सेतु केवल उस पुल की बात नहीं करता जो दो गांवों को जोड़ता है, बल्कि उस समझ का प्रतीक है जो दो मतों को एक करता है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चा दोषी कौन? प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिकता, चतुराई और न्याय की प्रेरणा स्रोत हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन परिस्थिति को भी हल कर देते थे। इस कहानी में एक चोरी की घटना से शुरू होता है विवाद और बीरबल की अद्भुत सूझबूझ से सामने आता है एक ऐसा सत्य जो देखने में असंभव प्रतीत होता है। पहला भाग, राजकोष से चोरी। एक दिन सुबह सुबह महल के कोषाध्यक्ष बदहवास हालत में बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। कोषाध्यक्ष ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह,
बीती रात महल के खजाने से एक बहुत ही बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत महल के प्रहरी प्रमुख को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। प्रहरी प्रमुख बोला, हुजूर, खजाने की सुरक्षा के लिए हमने पहरेदारों की 3 टुकड़ियां लगाई थीं। रात के समय केवल 5 पहरेदार सेवा में थे। संभवतः चोरी उन्हीं की मिलीभगत से हुई हो। अकबर ने आदेश दिया, उन सभी 5 को गिरफ्तार किया जाए और बीरबल को बुलाया जाए। दूसरा भाग, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। अकबर बोले, बीरबल, ये 5 पहरेदार दावा कर रहे हैं कि वे निर्दोष हैं, लेकिन हीरा गायब है और इसके अलावा कोई दूसरा उस क्षेत्र में नहीं गया। अब फैसला तुम्हें करना है। बीरबल ने 5 पहरेदारों को ध्यान से देखा। सभी डरे हुए थे, लेकिन एक दूसरे की ओर देखने से बच रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे इनसे एकांत में बात करनी होगी और साथ ही एक विशेष योजना भी बनानी है। कृपया मुझे 1 दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दे दी। तीसरा भाग, बीरबल की चाल। बीरबल ने 5 पहरेदारों को एक एकांत कमरे में ले जाकर उनसे अलग अलग पूछताछ की। सबने एक ही उत्तर दिया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो अपनी ड्यूटी पर थे। बीरबल ने अगली चाल चली। उन्होंने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, इस पर जादू है। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह कहकर उन्होंने 5 को वापस उनके कमरों में भेज दिया और कहा कि सुबह वे फिर दरबार में हाजिर हों। चौथा भाग, सुबह का सच। अगली सुबह 5 पहरेदार दरबार में प्रस्तुत हुए। बीरबल ने एक एक की छड़ी मंगवाई और मापी। जैसे ही तीसरे पहरेदार की बारी आई, बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही है असली चोर। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल ने समझाया, मैंने कहा था कि जिसने चोरी की है उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। असली चोर डर के कारण रात में छड़ी को 1 इंच काट देगा ताकि वह बढ़ी हुई न लगे, और वही इस पहरेदार ने किया। सबका ध्यान तीसरे पहरेदार की छड़ी पर गया। वह वास्तव में बाकी से 1 इंच छोटी थी। 5वां भाग, चोर का कबूलनामा। बादशाह ने जब सख्ती से पूछा तो तीसरे पहरेदार ने घुटनों पर गिरकर कबूल कर लिया कि वही असली चोर है। उसने बताया कि हीरा अब भी उसके घर में एक कपड़े में लपेटकर छिपाया गया है। हीरा बरामद कर लिया गया। अकबर ने उस पहरेदार को कारागार में डालने का आदेश दिया और बाकी 4 को निर्दोष घोषित कर मुक्त कर दिया। 6ठा भाग, बीरबल की प्रशंसा। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने तो बिना किसी हिंसा या यातना के ही सच निकाल लिया। तुम्हारी बुद्धि पर मुझे गर्व है। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब इंसान ने कोई गलती की होती है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है, और डर में किया गया हर काम स्वयं सच को उजागर कर देता है। 7वां भाग, सच्चाई और मनोविज्ञान का संगम। बादशाह ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल तलवार या दंड से नहीं बल्कि समझ और संवेदनशीलता से भी प्राप्त किया जा सकता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल को इनाम स्वरूप एक कीमती मोती की माला भेंट की गई। उपसंहार। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को जबरदस्ती उगलवाना आवश्यक नहीं होता। अगर विवेक और सूझबूझ से काम लिया जाए
तो झूठ स्वयं सामने आ जाता है। डर और अपराध बोध किसी अपराधी को सबसे पहले भीतर से तोड़ते हैं। बीरबल जैसे मंत्री किसी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, जो बिना तलवार उठाए न्याय दिला सकते हैं। बीरबल की छड़ी वाली योजना केवल एक चतुराई नहीं थी, वह एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था जो सिखाता है कि मानव स्वभाव को समझना किसी भी जांच का सबसे सशक्त माध्यम है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की गुप्त योजना। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी मानी जाती है। बीरबल न केवल एक चतुर मंत्री थे, बल्कि वह न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल और मनोवैज्ञानिक भी थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक षड्यंत्र को बिना रक्तपात और दंड के उजागर किया। पहला भाग, शिकायतों की बाढ़। एक समय की बात है। अकबर के राज्य में एक गांव के लोग दरबार में उपस्थित हुए। वे सभी बहुत क्रोधित और व्यथित थे। उनके मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हमारे गांव के कुएं का पानी अचानक जहरीला हो गया है। पिछले 1 महीने में कई जानवर और 2 इंसान उसकी वजह से मर चुके हैं। हम सब डर के साए में जी रहे हैं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने किसी को शक के दायरे में लिया है? गांव वाले बोले, हमें गांव के जमींदार पर शक है। वह जमीन हड़पना चाहता है और हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस समस्या का हल निकालो, लेकिन ध्यान रहे किसी निर्दोष को सजा न हो। दूसरा भाग, बीरबल का निरीक्षण। बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने कुएं का पानी मंगवाकर परीक्षण करवाया। पानी में धीमा जहर मिला हुआ था, जो जानवरों और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। बीरबल ने गांव वालों, खासकर जमींदार से बातचीत शुरू की। जमींदार ने स्पष्ट इनकार किया। मुझे क्या जरूरत है इस तरह की घटिया चालें चलने की? मैं खुद उस कुएं से पानी भरवाता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच की पहचान तब होगी जब सबकी भावनाएं शांत हों। मुझे एक दिन दीजिए। तीसरा भाग, बीरबल की योजना। रात को बीरबल ने गांव में घोषणा करवा दी, जो भी इस साजिश में शामिल नहीं है, वह कल सुबह मंदिर के सामने उपस्थित हो और मां दुर्गा के सामने दूध पीने की कसम खाए। जो दोषी होगा, उसके मुंह से दूध बाहर निकल जाएगा। गांव में खलबली मच गई। सबको डर था कि कहीं कुछ न हो जाए। अगली सुबह सभी मंदिर के सामने जमा हुए। हर व्यक्ति को एक कटोरी दूध दी गई। एक एक करके सभी ने दूध पिया। पर जैसे ही जमींदार की बारी आई, वह घबराया और चिल्लाया, मैं इस मूर्खता का हिस्सा नहीं बनूंगा। यह अंधविश्वास है। बीरबल ने तुरंत कहा, झूठ का पर्दा वहीं फटता है जहां डर की चिंगारी जलती है। तुम ही असली दोषी हो। चौथा भाग, अपराध का पर्दाफाश। अकबर के आदेश पर जब जमींदार के घर की तलाशी ली गई, तो वहां जहर की कुछ बोतलें और कागज मिले, जिनमें जमींदारी विस्तार की योजना थी। उसने खुद कुएं में जहर मिलाया था ताकि गांव वाले डरकर गांव खाली कर दें। जब अकबर के सामने यह प्रमाण प्रस्तुत किए गए, तो जमींदार ने सिर झुकाकर अपराध स्वीकार कर लिया। पांचवा भाग, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने बिना किसी हिंसा या यातना के एक बड़ा अपराध उजागर कर दिया। यह केवल चतुराई नहीं, बल्कि भावनाओं की परख है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, डर केवल अपराधी के मन में होता है। दूध पिलाना केवल एक प्रतीक था, लेकिन उसका डर ही उसे उजागर कर गया। अकबर ने आदेश दिया कि जमींदार की जमींदारी जब्त की जाए और गांव वालों को लौटाई जाए।
छठा भाग गांव में खुशी की लहर। जब बीरबल ने गांव वालों को बताया कि अब उनका कुआं सुरक्षित है और जमींदार को दंडित कर दिया गया है, तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल हो गया। गांव के बुजुर्गों ने बीरबल को आशीर्वाद दिया और कहा, आपने हमारी रक्षा की बिना तलवार चलाए। आप सच्चे रक्षक हैं। उपसंहार। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, उसका डर उसे जरूर धोखा देता है। बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं, व्यवहारिक ज्ञान से आती है। बीरबल जैसे मंत्री राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, जो न्याय बिना युद्ध किए दिला सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की परीक्षा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां चतुराई, न्याय और व्यंग्य बुद्धि की मिसाल हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल को दरबार के कुछ जलनखोर दरबारियों ने मुश्किल में डालने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि सबको चकित भी कर दिया। पहला भाग, दरबारियों की जलन। अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता और अकबर का उस पर विश्वास देखकर जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल उनके मुकाबले ज्यादा ध्यान पा रहा है और हमेशा उसकी प्रशंसा होती है। एक दिन एक दरबारी ने बाकी दरबारियों से कहा, अगर बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से बाहर कर दिया जाए तो शायद हमें भी बादशाह की नजदीकी मिले। सबने हामी भरी और योजना बनाई कि अकबर के सामने बीरबल की परीक्षा रखने का सुझाव देंगे, जिससे बीरबल को कोई असंभव कार्य सौंपा जा सके। दूसरा भाग, परीक्षा का प्रस्ताव। अगले दिन दरबार में एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को आप अत्यधिक बुद्धिमान मानते हैं, पर क्या आपने कभी उन्हें किसी कठिन परीक्षा में डाला है? अकबर मुस्कराए, तुम्हारा क्या सुझाव है? दरबारी बोला, उन्हें एक ऐसा काम दीजिए जो असंभव हो, जैसे यह पता लगाना कि इस शहर में कितने कौए हैं। दरबार में हंसी छूट गई। यह सुनकर अकबर भी मुस्कराए, लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें एक विशेष कार्य दिया जाता है। तुम 3 दिन में यह पता लगाओ कि हमारे शहर में कुल कितने कौए हैं। तीसरा भाग, बीरबल की अनोखी गणना। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यह कार्य जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। मैं कल ही उत्तर दे दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, हमारे शहर में कुल मिलाकर 21,522 कौए हैं। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे है? बीरबल बोले, मैंने अच्छी तरह गणना की है, और यदि आपको विश्वास न हो तो आप गिनवा सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, और अगर कौए इससे ज्यादा या कम निकले तो? बीरबल बोले, अगर ज्यादा निकले तो जरूर कुछ कौए रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आए होंगे, और अगर कम निकले तो समझिए हमारे कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हुए हैं। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। चौथा भाग, दूसरी चाल। दरबारी फिर चुप न रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर योजना बनाई। इस बार उन्होंने एक ब्राह्मण को बहकाया और उसे एक विचित्र शिकायत लेकर दरबार में भेजा। ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, मेरी गाय ने बछड़ा जन्म दिया है और वह बछड़ा आपके महल के अस्तबल में है। कृपया मेरा बछड़ा लौटाया जाए। अकबर मुस्कराए और बोले, भला गाय महल में जाकर बछड़ा कैसे जन्म दे सकती है? ब्राह्मण बोला, जैसे बीरबल हर असंभव को संभव बताता है, वैसे ही यह भी हो सकता है। आप ही न्याय करें। अब यह एक गंभीर मामला बन गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम ही इसका हल निकालो।
पांचवां भाग बीरबल का न्याय। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं आए। दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन वे दरबार पहुंचे, लेकिन अजीब स्थिति में। उन्होंने सिर पर मिट्टी और गले में सूखे पत्तों की माला पहन रखी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या हाल बना रखा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरे पिता का देहांत हो गया है, लेकिन उनकी जगह एक आम का पेड़ उग आया है। मैं उसी का श्राद्ध कर रहा हूं। अकबर चौंके। बीरबल, भला इंसान मरकर पेड़ कैसे बन सकता है? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, अगर गाय महल में बछड़ा जन्म दे सकती है तो इंसान मरकर आम का पेड़ भी बन सकता है। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर भी हंस पड़े और ब्राह्मण की साजिश समझ गए। ब्राह्मण ने भी सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार की। छठा भाग अकबर का निर्णय। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, जो लोग बीरबल की ईमानदारी और चतुराई पर प्रश्न उठाते हैं वे स्वयं संदेह के पात्र हैं। बीरबल मेरी आंख और कान हैं। उन्हें हटाने की सोचने वाला राज्य का भला नहीं चाहता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि कोई मेरा विरोध करे भी तो मैं उसका भी मित्र ही रहूंगा। मेरा कर्तव्य है राज्य और आपके न्याय की रक्षा करना। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल तर्क देने में नहीं बल्कि उसका व्यावहारिक प्रयोग करने में है। जो लोग दूसरों की उन्नति से जलते हैं वे स्वयं ही अपने पतन का कारण बनते हैं। राजा को अपने सच्चे सेवकों की पहचान और रक्षा करनी चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि की तलवार तलवारों से भी तेज होती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल का न्याय और चालाकी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अमूल्य खजाना हैं। ये केवल मनोरंजन ही नहीं करती बल्कि नैतिकता, चतुराई और न्याय की गहरी सीख भी देती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल एक जटिल समस्या का समाधान किया बल्कि दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का लोहा भी मनवाया। प्रारंभ। बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे प्रिय और प्रमुख मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता का कोई सानी नहीं था। अकबर उन्हें हर सलाह-मशवरे में शामिल करते और अक्सर मुश्किल मामलों में अंतिम निर्णय का भार बीरबल पर ही छोड़ देते। यही कारण था कि कुछ अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे अक्सर कोशिश करते कि किसी तरह बीरबल को दरबार से बाहर करवा दिया जाए या उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाए। पर बीरबल हर बार अपने विवेक और हाजिर जवाबी से न केवल संकट से बाहर निकलते बल्कि अकबर की नजरों में और भी ऊपर उठते। प्रकरण 1। स्वर्णहार की चोरी। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी आया। वह घबराया हुआ था और बोला, जहांपनाह, मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने जो स्वर्णहार बनवाया था वह कल रात चोरी हो गया। मैंने इसकी सूचना कोतवाल को दी पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत कोतवाल को बुलाया। कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हमने नौकर चाकरों से पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे सुपुर्द है। जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाओ। प्रकरण 2। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलवाया, रसोइया, माली, नौकरानियां, पहरेदार और यहाँ तक कि हर वो व्यक्ति जो व्यापारी के घर में रहता था। उन्होंने सभी को एक लाइन में खड़ा किया और बोले, हर किसी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाएगा। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई है।
जो व्यक्ति दोषी होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी को एक एक लकड़ी दी गई और अगली सुबह फिर दरबार में हाजिर होने को कहा गया। अगली सुबह सब लोग फिर आए। बीरबल ने लकड़ियां मंगाई और मापना शुरू किया। जब वह एक नौकर की लकड़ी तक पहुंचे तो बोले, जहां पनाह यही चोर है। अकबर चौंक गए, पर बीरबल, आपने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कराए। इसने डर के मारे अपनी लकड़ी रात को 1 इंच काट दी, क्योंकि इसे लगा कि सुबह को इसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, जबकि असल में वह लकड़ी साधारण थी। इसका डर ही इसकी सच्चाई साबित करता है। नौकर ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि उसने हार चुराया था। व्यापारी को हार वापस मिल गया और अकबर ने बीरबल की तारीफों के पुल बांध दिए। प्रकरण 3, न्याय का असली अर्थ। कुछ दिनों बाद एक साधु दरबार में आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। वह बोला, जहां पनाह, मेरे वर्षों की तपस्या से संचित सोने की थाली चोरी हो गई है। मैंने उसे अपने शिष्य को सौंपा था, लेकिन वह कहता है कि उसे कभी दी ही नहीं गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने साधु और उसके शिष्य को दरबार में बैठने को कहा और कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने एक नौकर को बुलाया और कहा, राजमहल की रसोई में जाकर खिचड़ी बनाओ, लेकिन उसे एक ऊंचे बांस पर लटकाकर आग नीचे जलाओ। सब हैरान थे कि इस चोर शिष्य और साधु के विवाद में खिचड़ी कैसे आ गई। बीरबल साधु और उसके शिष्य को उस खिचड़ी को देखने ले गए और बोले, जब खिचड़ी पक जाए तो मैं निर्णय दूंगा। कुछ समय बाद साधु ने कहा, बीरबल जी, ऊपर लटकती खिचड़ी कभी पक नहीं सकती जब तक आग सीधे नीचे न हो। बीरबल मुस्कराए। जैसे ऊपर की खिचड़ी नहीं पक सकती, वैसे ही दूर गया हुआ सच कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, जब तक कि भरोसा और ईमानदारी की आग बीच में न हो। यह शिष्य झूठ बोल रहा है। शिष्य हक्का बक्का रह गया और अंततः उसने स्वीकार किया कि उसने थाली चुरा ली थी। प्रकरण 4, बीरबल का अपमान और चुनौती। इस लगातार सफलता से चिढ़े हुए दरबारियों ने बीरबल को फंसाने की ठानी। उन्होंने एक बुजुर्ग को सिखाया पढ़ाया और उसे यह कहकर दरबार में भेजा कि वह एक विचित्र दावा करे। बुजुर्ग बोला, जहां पनाह, मैं दावा करता हूं कि बीरबल मेरे पालतू बकरे को मारकर खा गए हैं। वह बकरा मुझे बहुत प्रिय था। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर हैरान हुए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सरासर झूठ है। मैं शाकाहारी हूं और कभी किसी का जानवर नहीं खाता। बुजुर्ग बोला, मेरे पास गवाह हैं। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका न्याय तुम्हें ही करना होगा, पर निष्पक्ष रूप से। प्रकरण 5, चालाकी से किया गया न्याय। बीरबल ने बुजुर्ग और उसके कथित गवाहों को बुलाया और बोला, हम इस मामले की सुनवाई पूर्णिमा की रात को करेंगे। तब चांदनी में सच्चाई ज्यादा स्पष्ट होती है। जब सुनवाई का दिन आया, बीरबल ने उन सभी को एक बंद कमरे में बैठा दिया और बाहर से ताला लगाकर पहरा बिठा दिया। 2 घंटे बाद बीरबल दरबार लौटे और बोले, जहां पनाह, सच्चाई सामने है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने ताले की चाबी दी और कहा, जाकर देखिए, वहां जो सच्चा होगा वह बेचैन होगा और जो झूठा है वह घबराया होगा। जब दरबारियों ने देखा कि बुजुर्ग और उसके गवाह भीतर बहस कर रहे हैं कि अब क्या जवाब दें, सबका भेद खुल गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, तुमने तो चतुराई और न्याय का अद्भुत संगम दिखाया है। प्रकरण 6, अंतिम परीक्षा। अब की बार दरबारियों ने अंतिम चाल चली।
उन्होंने एक वृद्ध और अंधे भिखारी को पैसा देकर दरबार भेजा। वह बोला, जहांपनाह, बीरबल ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देगा, लेकिन अब वह मना कर रहे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने कभी कोई वादा नहीं किया। मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं। अकबर ने कहा, इसका निर्णय भी तुम्हें ही देना होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, इस भिखारी को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। सभी हैरान हो गए। बीरबल, जो सत्य की मूर्ति माने जाते थे, वे झूठे आरोप में पैसा दे रहे थे। फिर बीरबल बोले, अब यह भिखारी इन मुद्राओं को गिनकर बताए। भिखारी बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, 1, 2, 3। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, यह अंधा होने का दावा करता है, फिर भी मुद्राएं गिन रहा है। यह झूठ बोल रहा है। अब अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि न्याय केवल शब्दों में नहीं, बुद्धि में बसता है। उपसंहार। इस लंबी श्रृंखला में बीरबल ने दिखाया कि न्याय केवल डंडे या नियम से नहीं, बल्कि विवेक, समझदारी और सही दृष्टिकोण से किया जाता है। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं, झूठ कितना भी सजीला क्यों न हो, सत्य की रोशनी में फीका पड़ जाता है। बुद्धिमानी का उपयोग तब सार्थक होता है जब वह जनहित में हो। न्याय करने वाले को निष्पक्ष, चतुर और धैर्यवान होना चाहिए। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है और तुम्हारा न्याय मेरे राजपाट का सबसे मजबूत स्तंभ। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और न्याय की डोरी। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि उनमें छिपे होते हैं गहरे जीवन संदेश, न्याय, बुद्धिमत्ता और मानवीय मूल्य। प्रस्तुत कहानी में एक अजीब न्यायिक समस्या आती है अकबर के दरबार में, जिसे बीरबल अपनी चतुराई और दूरदृष्टि से ऐसे सुलझाते हैं कि सब चकित रह जाते हैं। भाग 1, बाजार में हुआ विवाद। एक दिन की बात है। आगरा शहर के बाजार में शोर शराबा हो रहा था। 2 व्यापारी, जिनमें से एक का नाम था रामलाल और दूसरा था अब्दुल, दोनों आपस में झगड़ रहे थे। रामलाल चिल्ला रहा था, यह मेरी थैली है, इसमें मेरे 100 अशर्फियां हैं। अब्दुल भी उतनी ही जोर से बोला, नहीं, यह थैली मेरी है। मैं इसे अभी अभी मस्जिद से लौटते समय गिरा बैठा था। भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई सच्चाई तय नहीं कर पाया। आखिरकार दोनों को पकड़कर नगर कोतवाल के पास ले जाया गया, जिन्होंने यह मामला सम्राट अकबर के दरबार में पेश करने का निर्णय लिया। भाग 2, दरबार में न्याय की मांग। अगले दिन अकबर के दरबार में दोनों व्यापारी हाजिर हुए। कोतवाल ने पूरा मामला बताया और वह थैली भी पेश की, जिसमें 100 अशर्फियां थीं। अकबर ने दोनों से पूछा, बताओ, तुम में से असली मालिक कौन है और इसे सिद्ध कैसे करोगे? रामलाल बोला, जहांपनाह, मैं रोज यह थैली अपनी कमर में बांधता हूं। इसमें 100 अशर्फियां हैं, जिन्हें मैं व्यापार के लिए इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं, सिवाय इसके कि यह थैली मेरे पास थी। अब्दुल ने कहा, महाराज, मैंने मस्जिद से लौटते समय थैली गिरा दी थी। इसमें भी 100 अशर्फियां थीं, ठीक वैसे ही जैसे यह थैली है। यही मेरी थैली है। अकबर उलझन में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, न ही कोई निशान या पहचान। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। भाग 3, बीरबल की सोच। बीरबल चुपचाप सोचने लगे। उन्होंने थैली को हाथ में लिया, उसकी बुनावट, धागों और अशर्फियों को ध्यान से देखा।
फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कुछ सवाल पूछे। रामलाल, तुमने अपनी थैली में 100 अशर्फियां कब डाली थीं? आज सुबह। और अब्दुल, तुम्हारी थैली में अशर्फियां किस प्रकार की थीं? पीली, चमकदार और सब एक जैसी। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने थैली को फिर से उल्टा किया और सब अशर्फियों को मेज पर फैला दिया। फिर बोले, मैं अब इसका हल निकालूंगा, लेकिन इसके लिए एक छोटी परीक्षा आवश्यक है। भाग 4, न्याय की डोरी। बीरबल ने दरबार से एक लंबी डोरी मंगवाई और उसे दोनों व्यापारी के सामने रखते हुए बोले, यह है न्याय की डोरी। मैं इस डोरी से सत्य की कसौटी करूंगा। मैं यह डोरी 2 हिस्सों में काट दूंगा। फिर तुम्हें कहूंगा कि जो सही है वह इस डोरी को बांधकर वापस पहले जैसी स्थिति में लाए। दरबारियों को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने डोरी के 2 हिस्से काटे, फिर बोले, अब तुम दोनों एकांत में जाओ और इस डोरी को बांधकर पहले जैसी स्थिति में लाने की कोशिश करो। दोनों व्यापारी चले गए। कुछ देर बाद लौटे। रामलाल की डोरी तो जैसे जैसे थी बांधी गई थी, पर गांठ बहुत सावधानी से लगी थी। अब्दुल की डोरी अजीब सी दिख रही थी। उसने गांठ तो लगाई थी, लेकिन डोरी छोटी हो गई थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सत्य सामने है। रामलाल ही असली मालिक है। अकबर चौंक गए, वह कैसे? भाग 5, बीरबल का तर्क। बीरबल बोले, जहां पनाह, डोरी की परीक्षा प्रतीकात्मक थी। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह सावधानी और सच्चाई से काम करता है। रामलाल ने डोरी को वैसी ही स्थिति में बांधा जैसे वह पहले थी, और वह अपने उत्तर में भी स्पष्ट था। लेकिन अब्दुल ने इसे जल्दबाजी में किया, डोरी भी छोटी कर दी और उसके उत्तर में भी भ्रम था। फिर बीरबल ने अशर्फियों की ओर इशारा किया। इन अशर्फियों में से कुछ पर हल्की सी हल्दी की गंध है, जो कपड़े के व्यापार में अक्सर पाई जाती है। रामलाल कपड़ों का व्यापारी है। अब्दुल मसाले का काम करता है। यदि थैली अब्दुल की होती तो इन पर मसालों की गंध होती, हल्दी की नहीं। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार न्याय की डोरी से सत्य को खींचकर सामने ला खड़ा किया। भाग 6, न्याय के बाद ईर्ष्या। हालांकि बीरबल की प्रशंसा हुई, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो हर समस्या का हल जानते हैं, क्यों न उन्हें ऐसी चुनौती दी जाए जिसमें उन्हें स्वयं नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा सुलझाना हो। अकबर ने पूछा, जैसे? एक दरबारी बोला, उन्हें ऐसा काम दें जिसमें वे किसी अनपढ़ या अज्ञानी को एक ही दिन में विद्वान बना दें। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक ऐसा आदमी प्रस्तुत करना होगा जो कल तक मूर्ख था और आज विद्वान बन गया है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपना। भाग 7, बीरबल की चालाकी। बीरबल अगले 3 दिन गायब रहे। चौथे दिन वह एक अनपढ़, गंवार सा दिखने वाले व्यक्ति को लेकर दरबार पहुंचे। वह आदमी अजीब तरह के कपड़े पहने हुए था और हाथ में एक किताब पकड़े था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह भोलू है जो गांव में बैल चराता था। अब यह विद्वान बन गया है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भोलू से कुछ सवाल पूछे। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? भोलू बोला, गुरु का आकर्षण। जो शिष्य को खींच लाए वही गुरुत्वाकर्षण।
सब दरबारी हंस पड़े। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, और खगोल शास्त्र क्या है? भोलू बोला, खगोलों का शास्त्र। खगोल यानी आसमान में उड़ने वाले पक्षी। बीरबल बोला, जहां पनाह, यह अब विद्वान बन चुका है, क्योंकि यह बड़े आत्मविश्वास से गलत उत्तर दे रहा है। और यही तो आजकल के कई विद्वानों की पहचान है। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। भाग 8, दरबारियों की हार। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो इस बार भी हंसी में गहरी बात कह दी। सच है, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, समझ और विवेक में होता है। दरबारियों ने चुपचाप सिर झुका लिया। उनकी योजना फिर विफल रही। उपसंहार। इस कहानी से हमें अनेक संदेश मिलते हैं। 1. सत्य की पहचान तर्क और धैर्य से होती है। 2. बुद्धिमानी केवल जानकारी में नहीं, प्रयोग में होती है। 3. ईर्ष्या से प्रेरित कार्य अंततः विफल होते हैं। 4. व्यंग्य और विनोद भी सत्य का माध्यम बन सकते हैं। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल नियमों से नहीं, बल्कि विवेक, अनुभव और मानव स्वभाव की समझ से होता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की न्यायधर्मिता। पहला दृश्य, अनोखा अपराध। एक सुबह जब अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनके महामंत्री फजल खान दौड़ते हुए आए और बोले, जहां पनाह, कोषागार में भारी चोरी हो गई है। 3 मोहरों की पेटी, जो महारानी के खर्च के लिए रखी गई थी, गायब है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत राज दरबार बुलाया। चोर को ढूंढने के लिए सिपाही लगाए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने तब बीरबल को बुलवाया। वह जानते थे कि कोई साधारण चोर यह काम नहीं कर सकता। बीरबल ने चुपचाप सबकी बातें सुनी और बोले, जहां पनाह, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं चोर का पता लगाऊंगा। दूसरा दृश्य, संदेह के घेरे। बीरबल ने पहले दिन कोषागार में काम करने वाले सभी 10 कर्मचारियों को बुलवाया और उनसे सामान्य बातचीत की। हर कोई खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन बीरबल का अनुभव कहता था कि चोर इन्हीं में से कोई है। फिर बीरबल ने कहा, मैं एक विचित्र उपाय करूंगा। कल सब लोग फिर आए। और हाँ, रात को अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि केवल सच सामने आएगा। सब कर्मचारी परेशान हो गए। बीरबल ने चुपचाप सभी के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। तीसरा दृश्य, बीरबल की चाल। दूसरे दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने सबके लिए एक विशेष छड़ी बनवाई है। ये सभी छड़ियां एक जैसे दिखती हैं, लेकिन एक खास विशेषता है, जो चोर होगा, उसकी छड़ी आज रात 1 इंच बढ़ जाएगी। हर कर्मचारी को एक एक छड़ी दी गई और कहा गया कि वे उसे लेकर अपने घर जाएं और सुबह फिर दरबार में लौटें। रात को सब बेचैन थे, विशेष रूप से वह व्यक्ति जिसने चोरी की थी। चौथा दृश्य, चोर का पर्दाफाश। अगली सुबह बीरबल ने सबकी छड़ियां मंगाई और उन्हें पास पास रखवाया। फिर मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, चोर पकड़ लिया गया है। अकबर ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे? बीरबल बोले, सरल है। मैंने सबकी छड़ी समान लंबाई की दी थी, पर मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ेगी। चोर को डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी 1 इंच काट दी। अब देखिए, फजल मियां की छड़ी बाकी सबसे छोटी है। यही चोर है। फजल हक्का बक्का रह गया। उसने स्वीकार किया कि उसी ने चोरी की थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पकड़ पाएगा। पांचवां दृश्य, बीरबल की ख्याति और दरबारियों की जलन। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई।
बीरबल की प्रशंसा चारों ओर होने लगी, परंतु दरबार के कुछ अन्य मंत्री बीरबल से जलने लगे। एक दरबारी महेश दत्त, जो स्वयं को बहुत चतुर समझता था, बोला, बीरबल तो केवल चालें चलता है, सच्चा ज्ञान हमारे पास है। एक दिन मैं भी उसे हराकर रहूंगा। महेश दत्त ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को एक नई परीक्षा दीजिए। देखिए वह कितना बुद्धिमान है। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई योजना है? महेश दत्त बोला, हम बीरबल को एक ऐसा कार्य देंगे जो असंभव है। यदि वह न कर पाए तो यह सिद्ध होगा कि उसकी बुद्धि की सीमा है। अकबर सहमत हुए, पर शर्त रखी कि कार्य न्याय से जुड़ा होना चाहिए। छठा दृश्य, रहस्यमय न्याय। अगले दिन एक महिला दरबार में आई और रोते हुए बोली, जहांपनाह, मेरा पुत्र 6 वर्ष पूर्व खो गया था। कल वह लौटा है, पर अब 2 स्त्रियां दावा कर रही हैं कि वह उनका बेटा है। कृपया मुझे न्याय दीजिए। अकबर चौंके। उन्होंने दोनों स्त्रियों को बुलवाया। दोनों ही लड़के को अपना बता रही थीं। लड़का शांत था और किसी को पहचान नहीं रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, इसका निर्णय केवल न्याय और करुणा से हो सकता है। मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। 7वां दृश्य, बीरबल की न्याय बुद्धि। अगले दिन बीरबल दरबार में एक भारी तलवार और एक लकड़ी का गिलोटिन लेकर आए। सब चकित रह गए। बीरबल बोले, अब जब कोई प्रमाण नहीं तो हमें लड़के को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, आधा एक माँ को, आधा दूसरी को। यह सुनकर एक स्त्री चुप रही, जबकि दूसरी स्त्री जोर जोर से रो पड़ी और बोली, नहीं, उसे पूरी तरह दूसरी को दे दो, पर मेरे बेटे को मत काटो। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही सच्ची माँ है। अकबर ने न्याय की इस गहराई को देख प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बीरबल को न्याय चक्रवर्ती की उपाधि दी। 8वां दृश्य, अंतिम चुनौती। महेश दत्त ने फिर से बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने एक रात बीरबल के बाग में सोने के सिक्के गिरा दिए और सुबह हल्ला किया कि उनका थैला चोरी हो गया है। बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने कहा, यदि महेश दत्त का धन बीरबल के बाग में मिला है तो शक तो होगा ही। बीरबल चुप रहे। उन्होंने पूरी जगह को खुदवाया। सोने के सिक्के मिले, पर बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या आप मुझे 2 दिन का समय देंगे सत्य लाने के लिए? अकबर ने हाँ कहा। 9वां दृश्य, बीरबल का आखिरी वार। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में आए। उन्होंने एक पक्षी के पंखों से सजा एक पिंजरा रखा। उसमें एक तोता था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तोता आज सबका सत्य बताएगा। हम सभी संदिग्धों को उसके पास ले जाएंगे और जो भी झूठ बोलेगा वह चीखकर उड़ने लगेगा। महेश दत्त डर गया। जब उसे तोते के पास ले जाया गया, वह कांपने लगा। बीरबल ने देखा, वह तोते को देख भी नहीं पा रहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, महेश दत्त ने जानबूझकर मेरे बाग में सिक्के गिराए ताकि मुझे बदनाम किया जाए। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, यह तोता केवल तोता है, लेकिन डर के कारण महेश दत्त की आंखें उसका सामना नहीं कर सकीं। महेश दत्त ने झुककर क्षमा मांगी। अकबर ने उसे दंड स्वरूप कुछ दिन जेल में रखा और बीरबल को पुनः सम्मान दिया। उपसंहार, न्याय और बुद्धि की विजय। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध किया कि न्याय, करुणा और चतुराई के बिना राज्य नहीं चलता। उनकी सोच ने न केवल अकबर को मार्ग दिखाया, बल्कि उन सभी को भी जो सत्य से भटकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता केवल विद्या नहीं, व्यावहारिक विवेक भी है। जो व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा नेता बनता है।
छल, कपट और ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही नष्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक बीरबल। पहला भाग, दरबार में अजीब सपना। एक दिन की बात है। मुगल दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। मंत्री, सेनापति, कवि और व्यापारी बादशाह अकबर की उपस्थिति में अपनी अपनी बातें रख रहे थे। उसी समय दरबार में एक व्यक्ति रोता बिलखता हुआ प्रवेश करता है। जहां पनाह, न्याय चाहिए। मेरा सपना चोरी हो गया। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, सपना चोरी हो गया? यह कैसा मजाक है? वह आदमी विनम्रता से बोला, जहां पनाह, मैं एक साधारण बढ़ी हूं। कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे आंगन में खुदाई करते हुए मुझे एक बहुत बड़ा सोने का खजाना मिला। पर जब मैं सुबह उठा तो वहां कुछ नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने मेरे सपने से खजाना चुरा लिया है। दरबार में ठहाके लगने लगे। सभी दरबारी हंसी नहीं रोक पाए। पर अकबर गंभीर थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस विचित्र शिकायत का समाधान निकालो। दूसरा भाग, बीरबल की समझदारी। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने उस बड़ी से पूछा, भले आदमी, तुम्हारा सपना चुराया किसने? बड़ी बोला, मालूम नहीं हुजूर। शायद मेरे पड़ोसी ने या मेरे साले ने। वे दोनों हमेशा मेरी तरक्की से जलते हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, हम पता लगाएंगे कि किसने तुम्हारा सपना चुराया है। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम सचमुच इसका पता लगा सकते हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, यदि सपना चुराया गया है तो चोर भी जरूर पकड़ा जाएगा। तीसरा भाग, आरोपियों की सूची। बीरबल ने बढ़ी से पूछा, तुम्हारे सपने में खजाना कहाँ दबा था? बढ़ी बोला, मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ है, वहीं नीचे। बीरबल ने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि वे बढ़ी के घर जाएं, उस नीम के पेड़ की खुदाई करें और हर उस व्यक्ति को पकड़कर लाएं जो पिछले 1 सप्ताह में उस स्थान के आसपास देखा गया हो। कुछ ही घंटों में 4 लोग पकड़े गए। बढ़ी का पड़ोसी, उसका साला, एक स्थानीय सुनार और पास की गली का एक साधु। सभी को दरबार में लाया गया। चौथा भाग, आरोपियों की जांच। बीरबल ने चारों से कहा, आज रात तुम चारों को अलग अलग कमरे में रखा जाएगा। हर कमरे में एक नीम की लकड़ी की छड़ी दी जाएगी। वह छड़ी तुम्हारे सपने से जुड़ी है। जो भी सपना चुराने का दोषी होगा, उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। चारों को अलग कर दिया गया। उन्हें एक एक छड़ी दी गई और उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह होते ही बीरबल ने छड़ियां मंगवाईं। सभी छड़ियां वैसी की वैसी थीं, पर एक की लंबाई 1 इंच कम थी। बीरबल बोले, यह चोर है। अकबर चौंके, पर बीरबल, तुमने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी। यहां तो एक की छड़ी घट गई। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह बस मेरी युक्ति थी। मैंने चारों को बताया था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ेगी। चोर डर के मारे रात में उठकर छड़ी का 1 इंच काट गया, ताकि सुबह बढ़ने पर वह पकड़ में न आए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई को सलाम। पांचवां भाग, जलनखोर दरबारी की चाल। कुछ दरबारी जो बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने एक अजनबी को बहकाया और अकबर के पास भेजा। अजनबी ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक यात्री हूं। मैंने स्वप्न में देखा कि आप ही के राज्य में एक अदृश्य संत है जो दिन रात सोने में बदल सकता है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा संत हमारे राज्य में है तो हमें भी बताओ। अजनबी बोला, मुझे पता चला है कि वह संत आपके सबसे भरोसेमंद दरबारी बीरबल ही हैं।
अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि मैं हर वस्तु को सोने में बदल सकता तो मैं इस दरबार में क्यों होता? मैं तो अपना ही महल बनवा चुका होता। अकबर ने उस अजनबी से पूछा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अजनबी झेंप गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सब मेरी छवि को खराब करने की साजिश है और मुझे अंदेशा है कि इसके पीछे दरबार के ही कुछ लोग हैं। छठा भाग, सच का पर्दाफाश। बीरबल ने कुछ लोगों की गतिविधियां गुप्त रूप से जांची। जल्द ही पता चला कि वही ईर्ष्यालु दरबारी इस साजिश के पीछे थे। बीरबल ने उन सभी को दरबार में बुलवाया और पूछा, अगर आप में से कोई स्वप्नों में विश्वास करता है तो बताएं, आपने क्या सपना देखा? पहला दरबारी बोला, मैंने देखा कि मैं एक शेर पर सवार होकर जंगल का राजा बन गया हूँ। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मैं चांद पर पहुंचा हूँ। तीसरा बोला, मैंने देखा कि बीरबल की जगह मैं बादशाह का प्रमुख मंत्री बन गया हूँ। अकबर मुस्कराए और बोले, अब यह तय करना कठिन नहीं कि इन सबका सपना क्या है। बीरबल ने कहा, सपनों में देखना गलत नहीं, लेकिन यदि वे द्वेष और छल से भरे हों तो उनका इलाज करना जरूरी है। अकबर ने सभी षड्यंत्रकारियों को सजा दी और बीरबल को फिर सम्मानित किया। सातवां भाग, अंतिम मोड़, बीरबल का सपना। एक दिन अकबर ने हंसी में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कभी कोई सपना देखा जो तुम्हें याद रह गया हो? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, मैंने देखा कि आप साधु बन गए हैं और नदी किनारे ध्यान कर रहे हैं। अकबर हंसने लगे, और तुम क्या कर रहे थे? बीरबल बोले, मैं तो वहीं बैठा आपको सोने की ईंटों से मठ बनवाने का प्रस्ताव दे रहा था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे सपनों की भी एक अलग ही चमक है। उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और धैर्य से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। सपनों का कोई मूल्य तभी होता है जब उनके पीछे सच्चाई हो। ईर्ष्या और साजिशें हमेशा खुद को ही नुकसान पहुंचाती हैं। एक सच्चा राजा और सच्चा मंत्री वही होता है जो न्याय, बुद्धि और करुणा को साथ लेकर चले। बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ और हास्य विनोद की शैली ने न केवल अकबर को प्रसन्न किया बल्कि देशवासियों को सदा के लिए एक प्रेरणा दी। शीर्षक, बीरबल और सत्य की परख। प्रथम दृश्य, दरबार की चर्चा। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, धन, बल, विद्या या सत्य। किसी ने कहा, धन हो तो सब कुछ है। दूसरे बोले, नहीं, बल से ही सब जीता जाता है। तीसरे ने कहा, विद्या सबसे बड़ा शस्त्र है। परंतु बीरबल चुप थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, इन सब गुणों के ऊपर एक गुण है, सत्य। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। कुछ दरबारी चिढ़ गए। उन्हें बीरबल की हर बात पर अकबर का समर्थन अच्छा नहीं लगता था। द्वितीय दृश्य, बीरबल को चुनौती। अगले दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक साधारण किसान को पैसे देकर दरबार में भेजा। किसान दरबार में रोता हुआ आया। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल ने मुझसे 2000 अशर्फियाँ ली थीं और कहा था कि मैं उसका गुलाम बन जाऊं। अब वो मुझे मेरा खेत नहीं लौटा रहे। अकबर चौंके, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल शांत थे। उन्होंने किसान को देखा और बोले, जहांपनाह, मैं इस व्यक्ति को जानता तक नहीं, कभी देखा तक नहीं। किसान चिल्लाया, झूठ! आप ही तो मेरे गांव आए थे और मेरी पत्नी से भी मिले थे।
अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम पर गंभीर आरोप है। क्या तुम इस पर सफाई देना चाहोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, आप मुझे 3 दिन दें, मैं सत्य आपके सामने लाकर रखूंगा। तृतीय दृश्य, सत्य की खोज। बीरबल अगले दिन भेष बदलकर उस गांव में पहुंचे जहां का किसान था। उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग किसान के घर के बाहर बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। बीरबल ने ध्यान से बात सुनी। वे कह रहे थे, आज बीरबल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। हम सबने मिलकर कैसी योजना बनाई है। बीरबल समझ गए कि यह साजिश है। उन्होंने गांव में कुछ समय बिताया, किसान के पड़ोसियों से बात की, फिर लौटकर दरबार में आए। चतुर्थ दृश्य, दरबार में सत्य का सामना। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, अब मैं सत्य लाया हूं, परंतु मैं इसे ऐसे ही नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण का न्याय एक परीक्षा द्वारा हो। अकबर सहमत हुए। बीरबल ने कहा, जिस बर्तन में दूध रखा जाए उसमें पानी डालने से दूध की शुद्धता कम हो जाती है, उसी तरह सत्य में झूठ की मिलावट से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने 3 कटोरे मंगवाए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में दूध में थोड़ा पानी मिलाकर रखा। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और आंखें बंद करवा दी। फिर एक एक करके कटोरे में उंगली डलवाकर पहचानने को कहा कि कौन सा दूध शुद्ध है। किसी ने कहा पहला शुद्ध है, किसी ने कहा दूसरा, परंतु सब भ्रमित थे। फिर बीरबल बोले, जिस तरह इंद्रियों से सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह झूठे आरोपों से सच्चाई नहीं मापी जा सकती। अब बीरबल ने किसान को सामने बुलाया और गांव के गवाह भी लाए। गवाहों ने बताया कि किस तरह किसान ने पैसे लेकर झूठा आरोप लगाने का षड्यंत्र रचा था। अकबर नाराज हो गए। उन्होंने किसान को जेल भेजने का आदेश दिया और षड्यंत्र में शामिल दरबारियों को दंडित किया। पंचम दृश्य, बीरबल का सम्मान। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सत्य में अपार शक्ति है। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने एक पल के लिए भी तुम पर संदेह किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, संदेह करना न्याय का अंग है, परंतु सत्य की परीक्षा भी आवश्यक है। जब तक सत्य खुद को साबित न करे, उसे केवल भावनाओं से नहीं पहचाना जा सकता। षष्ठ दृश्य, एक और परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 3 ऐसे सत्य बताओ जिन्हें हर कोई जानता है, परंतु फिर भी उन्हें मानता नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, पहला सत्य, हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी ऐसे जीता है जैसे वह अमर हो। दूसरा सत्य, हर कोई जानता है कि छलकपट का अंत विनाश है, फिर भी लोग छल करते हैं। तीसरा सत्य, हर कोई जानता है कि समय सबसे मूल्यवान है, परंतु फिर भी वह समय नष्ट करता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को सोने की तलवार भेंट की और कहा, सत्य को ऐसे ही उजागर करते रहो, तुम मेरी आंखों के दीपक हो। उपसंहार, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सत्य को साबित करने में समय लग सकता है, पर वह अंततः विजयी होता है। 2. जो व्यक्ति बिना गुस्से के चतुराई से अपनी बात रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। 3. राजा को भी न्याय करते समय धैर्य और विवेक रखना चाहिए। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी से सत्य को सिद्ध किया, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि झूठ कभी स्थायी नहीं होता।